तो हम लोगों ने बेटा स्ट्रीमलाइन फ्लो, फ्लूइड डायनेमिक्स में फ्लो ऑफ फ्लूइड में हम लोगों ने स्ट्रीमलाइन फ्लो पे बात कर लिया था। अब हम बात करेंगे, देखो बेटा इसको मत कर, देखो बेटा दूसरा है टर्बुलेंट फ्लो, जो कि बहुत ही सिंपल है। और याद रखिएगा इस चैप्टर में हम टर्बुलेंट फ्लो पे बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। हम जो बात करेंगे आइडियल फ्लूइड स्टेडी फ्लो, आइडियल फ्लूइड इन स्टेडी फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो जिसको बोलते हैं ना। यहाँ पर सुनिएगा बेटा, हम लोग टर्बुलेंट फ्लो पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? टर्बुलेंट फ्लो। सुन लीजिए, छोटी छोटी बातें हैं, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए टर्बुलेंट फ्लो वो फ्लो है जिसमें कि किसी पॉइंट पर अराइविंग पार्टिकल्स की वेलोसिटी रैपिडली और रैंडमली चेंज होती है ना। तो व्हेन velocity at a point, velocity of arriving particles, velocity of arriving particles vary at a point varies rapidly and randomly। यानी बेटा रैपिडली और रैंडमली कुछ भी वेरी करता रहता है। इस तरह के फ्लो को बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है बेटा, जैसे कि अभी नदी में पानी बह रही है, अचानक से बाढ़ आ जाए तो बाढ़ आना इज द टर्बुलेंट फ्लो, या झरने का पानी इज कॉल्ड द टर्बुलेंट फ्लो। जैसे ऊपर से वाटरफॉल होता है ना, तो उसमें क्या होता है, किसी पॉइंट पर कमिंग पार्टिकल की वेलोसिटी रैपिडली और रैंडमली बदलती रहती है। तो स्टैटिक फ्लो में क्या होता है, किसी पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी इतनी थी, उससे पीछे जितने पार्टिकल आएंगे सब उस पॉइंट पर सेम वेलोसिटी से पहुंचेंगे। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, बार बार चेंज होता रहेगा। तो दिस इज द टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है बेटा। हम लोग अपने नीट के सिलेबस में जो है टर्बुलेंट फ्लो का केवल इंट्रोडक्शन है, इतना ही जानना है। बाकी सारी बातें किस पर होंगी, आइडियल फ्लूइड होगा और स्टेडी फ्लो यानी स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब जो तीसरा बेटा वो है क्रिटिकल फ्लो। क्रिटिकल फ्लो यहाँ पर ये सुन लीजिए, क्रिटिकल फ्लो देखिए ध्यान से। क्रिटिकल फ्लो, देखिए क्रिटिकल फ्लो क्या होता है, तो देखिए ध्यान से, क्रिटिकल फ्लो वो फ्लो होता है बेटा, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपको इसके लिए इमेजिन करना पड़ेगा एक बात। अगर आप इमेजिन करते हैं तो चीजें जल्दी से आप आराम से सुन पाएंगे। नदी में पानी बह रहा है जैसे मान लीजिए, या किसी ट्यूब में पानी बह रहा है, तो ये पाया गया बेटा कि एक सर्टेन वेलोसिटी तक तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। प्लीज जरा मेरी बात सुनिएगा, एक सर्टेन वेलोसिटी तक तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। जैसे पानी अभी 10 मीटर पर सेकंड फ्लो कर रहा है, आप 20 मीटर पर सेकंड से फ्लो करा रहे हैं, 30 मीटर पर सेकंड से फ्लो करा रहे हैं। एक सर्टेन वेलोसिटी के बाद क्या होता है कि जो फ्लो होता है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्टैटिक फ्लो कन्वर्ट्स इनटू टर्बुलेंट फ्लो। यानी बेटा एक सर्टेन वेलोसिटी के बाद, सुनना मेरी बात, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये रेनॉल्ड ने बताया था, रेनॉल्ड नंबर उन्होंने दिया था। तो रेनॉल्ड ने जो है यहाँ पर क्रिटिकल फ्लो के बारे में बताया और साथ ही साथ क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में बताया। क्रिटिकल फ्लो के साथ साथ क्या बताया बेटा, क्रिटिकल वेलोसिटी। किसी ट्यूब से अगर, सुनिएगा ध्यान से, किसी ट्यूब से अगर फ्लो हो रहा है फ्लूइड, ध्यान दीजिएगा बेटा, किसी ट्यूब से अगर फ्लो हो रहा है फ्लूइड, लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर ये देखा गया है कि एक लिमिट होती है वेलोसिटी की, उस लिमिट से अंदर रहेगा, उस लिमिट से, बेटा बात ना करो, बात करना बाहर जाकर के पेट भर के बात करके आओ। खाना खाते हो पेट भर के, बात भी पेट भर के करके करो, ठीक है, ध्यान से पढ़ो। अब यहाँ पर बेटा वेलोसिटी जो होता है एक सर्टेन लिमिट तक तो ये स्ट्रीमलाइन रहता है, लेकिन जैसे उस लिमिट से ज्यादा बड़ा वेलोसिटी होता है तो फिर इसमें टर्बुलेंट नेचर आ जाता है, मतलब पॉइंट की वेलोसिटी रैपिडली या रैंडमली चेंज करता रहता है। तो वहां पर क्रिटिकल फ्लो का मतलब होता है कि वह फ्लो जिस फ्लो में
समटाइम ये मुझे स्टेडी नजर आएगा, समटाइम ये टर्बुलेंट। दैट इज क्रिटिकल। एक लाइन होती है, बाउंड्री लाइन, जिसके कभी मुझे स्ट्रीमलाइन की तरह लगेगा, कभी मुझे स्टेडी की तरह लगेगा। तो दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल फ्लो। वेलोसिटी उससे ज्यादा कर दोगे तो टर्बुलेंट फ्लो, वेलोसिटी उससे कम कर दोगे तो स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्टेडी फ्लो। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसीलिए हम बोलते हैं बेटा क्रिटिकल फ्लो क्या है, तो हम बोलते हैं कि when the flow is such that fluid sometime appear to be steady and sometime turbulent, ठीक है। The velocity in this case is said to be critical velocity। इस समय velocity को हम बोलते हैं बेटा critical velocity। तो वेरी सिंपल, जो चीजें पढ़ना है, जो सिंपल चीजें हमें याद रखनी है, क्रिटिकल वेलोसिटी कहेगा तो समझ जाना क्रिटिकल वेलोसिटी का वेलोसिटी है जिसके एबव जाने पर टर्बुलेंट रहेगा, जिसके बिलो होने पर स्ट्रीमलाइन स्टेडी रहेगा। वेलोसिटी क्रिटिकल होगी तो सम टाइम ये टर्बुलेंट, सम टाइम ये स्टेडी, ऐसे करके फील होगा। दिस इज द क्रिटिकल फ्लो। और इस समय जो वेलोसिटी होती है उसे बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। सिंपल कहानी है, कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर। ठीक, मिटा दूं? ये दिख रहा है बाउंड्री, उधर बाउंड्री दिख रहा है। शांति, बैठ जाओ। मिटा दें, चलो मिटा रहे हैं। रायता सब रायता है गया कंप्लीट, बड़े ईमानदारी के साथ। रुक जाना प्यारे बच्चों, रुक जाना प्यारे। ईमानदारी से मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ भाई देखिए, ठीक है बेटा, चलो मिटाते हैं। यहां पर प्लीज सुनिए, यहां पर बेटा देखिएगा ध्यान से। यहां पर तो मैंने आपको टर्बुलेंट फ्लो पढ़ा दिया, क्रिटिकल फ्लो पढ़ा दिया, क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में थोड़ी सी बात बता दिया। जो पढ़ना है उतना ही पढ़ो, नासा के हिसाब से मत पढ़ो। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर लीड। अच्छा ध्यान से सुनिए, यहाँ पर बेटा एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा रेनॉल्ड्स नंबर जिसमें कि, आराम से सुनना मेरी बात, रेनॉल्ड्स नंबर जिसमें कि रेनॉल्ड ने ये कहा, बिल्कुल सुन लीजिए, अगर किसी ट्यूब से फ्लूइड फ्लो रहा है, बिल्कुल आराम से सुनना बेटा, अगर किसी ट्यूब से फ्लूइड फ्लो रहा है, इस ट्यूब की डायमीटर जो है वो है d, तो यहाँ पर रेनॉल्ड ने एक नंबर डिराइव करा जिसे हम बोलते हैं रेनॉल्ड नंबर। और इस रेनॉल्ड नंबर के हेल्प से हम ये पता कर लेते हैं कि ये जो फ्लो है वो कैसा फ्लो है, स्टेडी है या टर्बुलेंट है या क्रिटिकल है। तो यहाँ पर इन्होंने जो बताया है रो dt अपॉन ईटा, यहाँ पर v का मतलब है क्रिटिकल फ्लो। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर बराबर है रो VCD अपॉन ईटा। रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, यानी लिक्विड की डेंसिटी,
Vc is the critical velocity, d is the diameter of the pipe and eta is the coefficient of viscosity। कहाँ से आया ये सब हमें नहीं पढ़ना है, बस एक बार बात करनी है इस पर। सुन लीजिए ध्यान से, बिल्कुल आराम से सुन लीजिए। देखिए बेटा, क्रिटिकल वेलोसिटी अगर मैं यहाँ पर देखूं, फॉर्मूला कितना है क्रिटिकल वेलोसिटी का, तो ईटा इंटू रेनॉल्ड नंबर अपॉन रो इंटू डी। ध्यान दीजिए मेरी बात सुनिए। इसीलिए बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, रेनॉल्ड नंबर इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी, ऐसे समझिए पहले। क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डायमीटर ऑफ द पाइप। अगर यहाँ पर कहीं पर थ्योरेटिकल सवाल पूछता है कि स्टेडी फ्लो कौन से लिक्विड में अच्छा मिलेगा, ऑप्शन रहता है लो डेंसिटी, हाई विस्कोसिटी, हाई डेंसिटी, लो विस्कोसिटी, दोनों ही है। ऐसे करके आपको थ्योरेटिकल सवाल मिलता है। हम वहां कहेंगे कि वह लिक्विड जिसमें स्टेडी फ्लो बना रहेगा मतलब उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा होगी। जैसे मैं बोलूं 50 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड अभी भी स्टेडी है, 100 मीटर पर सेकेंड अभी भी स्टेडी है, 200 मीटर पर सेकेंड अभी भी स्टेडी है। तो बोलते हैं जिसकी क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा रहेगी वो बहुत देर तक स्टेडी बना रहेगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ाते जो स्टेडी फ्लो वो हमेशा मेंटेन रखेगा, टर्बुलेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। इसलिए पूछा जाता है कि इनमें से कौन जो है वो स्टेडी फ्लो मोर होगा, जिसमें स्टेडी फ्लो ज्यादा होगी। तो हम कहेंगे Vc ज्यादा होने के लिए ईटा को बड़ा होना पड़ेगा और डेंसिटी को, देखिए नीचे इनवर्स रिलेशन है, नीचे वाला छोटा और ये बड़ा, तो पूरी क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा होगी। और क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा होगा तो उसमें स्टेडी फ्लो एक ज्यादा वेलोसिटी तक बनी रह सकती है ना। ऐसे थ्योरेटिकल सवाल तो हम बोलेंगे वह लिक्विड जिसमें विस्कोसिटी हाई है और डेंसिटी कम है उसमें स्टेडी फ्लो बहुत हाई वेलोसिटी तक बनी रहेगी। तो इस तरह का अगर सवाल आता है तो हम यहाँ पर आंसर देंगे हाई विस्कोसिटी एंड लो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, हाई विस्कोसिटी एंड लो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लो डेंसिटी ऑफ लिक्विड या फ्लूइड, लो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, हाई विस्कोसिटी, having high steady flow या having more steady flow। ये हमें याद रखना पड़ेगा बेटा, जिससे कभी सवाल आ जाए इस थ्योरेटिकल सवाल का जवाब हम दे सकते हैं। बोलो समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये रेनॉल्ड नंबर कहाँ से आया ये हमें नहीं पढ़ना है, बस एक कंसेप्ट इसमें कभी कभी मैंने देखा है ये पूछ लेते हैं, इसलिए मैं वो कंसेप्ट भी बता देता हूं। लिखिए इसको, यहां पर बेटा जो रेनॉल्ड नंबर होता है जिसे हम आर के फुट में एन से लिख रहे हैं, ये जो रेनॉल्ड नंबर होता है बेटा वो दरअसल इसका जो डेफिनेशन है वो कहीं कहीं मान लीजिए यूज आ गया, मान लीजिए प्रैक्टिस बुक में कहीं मिल गया, कहीं और बना रहे कहीं का क्वेश्चन मिल गया। ये होता है इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया, इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया। ये दरअसल डेफिनेशन है, हम लोग को कोई डेरिवेशन में नहीं जाना है, बस ये डेफिनेशन है रेनॉल्ड नंबर का। आपको याद रहेगा, नोट्स पढ़ेंगे आपको याद आ जाएगा, और इस तरह से अगर इस पे थ्योरेटिकल सवाल आएगा तो हम ये देंगे। रेनॉल्ड नंबर होता है इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया। इस तरह से कभी रेनॉल्ड नंबर पे सवाल आ गया तो हम करेंगे, बहुत थोड़ा सा ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है इसमें। इधर मिटा रहा हूं, ठीक है। ये पता नहीं कहां से लाए, लेकिन आप याद रख लो कि रेनॉल्ड नंबर में अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से कम आती है तो वहां पर उस फ्लो को स्टेडी फ्लो बोलते हैं, पता नहीं कहां से लाए।
वैल्यू वगैरह रखा होगा इन्होंने, सॉल्व करा, हमें बस ये डेटा फैक्ट है याद रख लेना होगा। रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम रहेगा तो दैट फ्लो विल बी द स्टेडी फ्लो। 3000 और 2000 के बीच में आएगा तो हम बोलेंगे 2000 और 3000 के बीच में आएगा तो हम बोलेंगे क्रिटिकल फ्लो। क्रिटिकल फ्लो मालूम है ना, वह फ्लो जिसमें कि कभी वो स्टेडी लगेगा और कभी वो टर्बुलेंट लगेगा। और अगर रेनॉल्ड नंबर 3000 से बड़ा आ जाए तो आपको याद रखना है टर्बुलेंट फ्लो। ये आपको अब बेटा आराम से, हालांकि ये पैरामीटर्स भी बहुत सटीक नहीं है, वो डिपेंड करता है कि कौन से कंडीशन में ये लाया गया, लेकिन हम लोग को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, हम लोग को इतना ही बस समझ लेना। बस कोई रिसर्च में मत जाएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप वैज्ञानिक के आंखों से देखेंगे तो आप हमेशा बोलेंगे सर ये क्यों हुआ, लेकिन हम लोग को अभी रिसर्च नहीं करना है, हम लोग को रिसर्च में भी नहीं जाना है। शांति शांति शांति, हे भाई आराम से, बोलना बंद ही नहीं करते, बिठा दे बच्चों। चलो ध्यान देना बेटा, इधर 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 जरा प्लीज, जरा बेटाएं, देखो सुनो सुनो, देखिए अब यहां पर बेटा प्लीज है, अरे बातें नहीं अब यहां पर बेटा सबसे पहली बात तो बेटा रेट ऑफ फ्लो के बारे में पढ़ रहे हैं। रेट ऑफ फ्लो, देखिए रेट ऑफ फ्लो क्या चीज है, सुनिए, बार बार रेट ऑफ फ्लो की बात करी जाएगी, बार बार रेट ऑफ फ्लो की बात करी जाएगी। रेट ऑफ फ्लो में क्या होता है बेटा, जैसे ये ट्यूब है, अगर इस ट्यूब से लिक्विड फ्लो हो रहा है, लिक्विड फ्लो हो रहा है बेटा, ध्यान से सुनिए, लिक्विड फ्लो हो रहा है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है और v वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है बेटा, रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ध्यान से सुनिए, रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। यानी कि अगर मैंने कहा dv वॉल्यूम फ्लो रहा है इन टाइम dt, अब जो मैं आगे जो भी फ्लो लूंगा वो कैसा फ्लो लूंगा बेटा, स्टेडी। कैसा फ्लो लूंगा, पहले तो एकदम अब याद रख लो, कैसा फ्लो होगा अब, स्टेडी फ्लो। पूरे चैप्टर में हम स्टेडी फ्लो लेंगे। दूसरा फ्लूइड कैसा होगा, आइडियल। आइडियल फ्लूइड मैंने बताया था नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल और इररोटेशनल। तीन बातें आपको याद रखनी है। अब हम बहुत कुछ बात नहीं करेंगे, हम यही दो चीजों पे लेके काम करेंगे, स्टेडी फ्लो, आइडियल फ्लो। बस हम इतना पढ़े जिससे हमारा क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये जो है वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, मान लीजिए डीवी वॉल्यूम फ्लो रहा है इन टाइम dt। देखिए इतना पोर्शन वाला जो लिक्विड है यही बाहर आ रहा है, या इतना ही पोर्शन फ्लो रहा है, तो मान लीजिए dt टाइम इतना पोर्शन बाहर आ रहा है, बाहर आ जाएगा, तो इतने का वॉल्यूम जो है वो कितना होगा, dt टाइम में बाहर आ रहा है। तो सोचिए ये वाला जो पॉइंट है वो यहां से आ गया dt टाइम में, तो क्या इसकी लेंथ u dt होगी, ऐसे कौन आता है, आराम से आराम से आराम से बेटा, आराम से, होता है इसी लेक्चर में होता है। देखिए तो वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू एरिया, लेंथ इनटू, लेंथ कितना बेटा, v dt। तो यहाँ पर बेटा v dt लेंथ इनटू एरिया और अपॉन dt, तो dt से dt कैंसिल आउट। अब आपको सीधा सीधा याद रखना है, अगर आपसे बोले रेट ऑफ फ्लो, तो रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या बोलोगे बेटा, जल्दी बताओ, वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट बराबर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी। अब आपसे पूछे यार रेट ऑफ फ्लो फाइंड करो, तो क्या याद रखेंगे,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी। इससे हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा? रेट ऑफ फ्लो। लिख लो शांति शांति प्लीज। आराम से आराम से। हाँ भाई, हाँ भाई मिटा दें। तो रेट ऑफ फ्लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी। चलो मिलके मिटाते हैं। थोड़ा जल्दी यार, इतना सारा टाइम तो तुम लोग जो इतना आंखें बाहर निकाल के जो कोटियां बाहर निकाल गजब पढ़ते हैं, मजा आ गया। अब फिजिक्स को तो तुम लोग ना ऐसे लेते हो जैसे ना मतलब पढ़ना ही नहीं चाहते हो। हाँ भाई मिटा दे। चलो ध्यान देना बच्चों। देखिए सुनिए, यहां पर बेटा मुंडी ऊपर। अच्छा मैं बोलना चाहता हूं, देखिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बड़े आराम से, बड़े आराम से देखिए। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यह बहुत ही प्रचलित, फेमस, बार बार इस्तेमाल होता रहता है। हम लोग अपना मुंडी को ऊपर कर लेते हैं। देखिए बेटा सुनिए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज वेरी सिंपल। लेट अस सपोज ये ट्यूब है बेटा, और इसमें कौन सा फ्लूइड फ्लो होगा? जल्दी बताओ। आइडियल। और कैसा फ्लो होगा? स्टेडी। सुनिए मेरी बात सुनिए। ये स्ट्रीमलाइन, ये भी स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। स्ट्रीमलाइन आपस में कभी काटते नहीं है। जैसे ये लाइन है ना स्ट्रीमलाइन, अब ये स्ट्रीमलाइन है तो स्ट्रीमलाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को काट देगा ऐसे, तो ये तो इस पॉइंट पर दो वेलोसिटी हो जाएगी ना, जो कि नेवर पॉसिबल। ठीक है, स्ट्रीमलाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर लाइक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना? उसे टाइप करिए बेटा। अब ध्यान से सुनिए, देखिए मान लीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A1, वेलोसिटी इज V1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 एंड वेलोसिटी इज V2। ध्यान से सुनिए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहता है कि अगर आइडियल फ्लूइड किसी ट्यूब से फ्लो रहा, आइडियल फ्लूइड फ्लो रहा है और स्टेडी फ्लो है, तो ये कहता है कि रेट ऑफ फ्लो विल बी कांस्टेंट। यानी अकॉर्डिंग टू दिस rate of flow of an ideal fluid in a steady flow, rate of flow of an ideal fluid in steady flow will be constant. In steady flow will be constant या will be conserved, will be constant। मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुन लो पहले, फिर लिख लेना, ये आप ही के लिए है। तो यहां पर बेटा आइडियल फ्लूइड जब भी फ्लो होता है स्टैटिक फ्लो में, तो रेट ऑफ फ्लो विल बी कांस्टेंट। रेट ऑफ फ्लो एरिया इनटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एरिया इनटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट। रेट ऑफ फ्लो मैंने पढ़ाया है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो ट्यूब की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वहां पर की वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। आप इसको ऐसे भी लिखते हैं A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, या आप इसको ऐसे भी लिखते हैं A1 V1 बराबर A2 V2। सुनिए बेटा ध्यान से सुनिए, ये जो होता है बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये जो होता है बेटा, ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो किस सिद्धांत यानी किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? तो ये जो है कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम या कंजर्वेशन ऑफ मास,
ये कंजर्वेशन ऑफ मास या कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम पर बेस्ड है। ये कहता है बड़ी सिंपल तरीके से केवी कि 1 सेकंड में जितना मास यहाँ पे एंटर करेगा, शांति, एक तो सिर्जन और एक केवी, ये रिकॉर्डिंग में आ चुके हैं। सिर्जन नहीं दिखाई देती है, कहाँ गई? शादी में गई? हमें कार्ड वार्ड नहीं दिया है। एक तो ना बड़ा लफड़ा है यार, बुलाती नहीं है वो हद पर। अच्छा अब बदला लेंगे, आपने बुलाया था क्यों बुलाएंगे? अरे हद यार बेटा, आप तो इस हालत में किए थे कि अगर हम दिख जाते तो टांगे तोड़ दी जाते। इसलिए कितना मुश्किल होता है, आप तो लोग समझते नहीं भाई। खैर बेटा सुनिए ध्यान से। खैर अभी नॉर्मल नहीं है भाई, अभी नॉर्मल नहीं है, मामला भी गर्मा गर्मी है। 90% तो अभी जो है रिड्यूस किया, कुछ बचा हुआ है। खैर देखिएगा बेटा ध्यान से प्लीज। तो यहाँ पर बेटा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। 1 सेकंड में जितना मास बेटा पढ़ लो। देखिए 1 सेकंड में जितना मास एंटर करेगा, भैया पढ़ ले, 1 सेकंड में जितना मास एंटर करेगा उतना ही मास बाहर आएगा। अच्छा इसको देखो कैसे, देखो ये लेयर मान लो यहां से आया, तो जितना मास एंटर करा इसका मास कितना लिखोगे? इसका मास कितना ले तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अच्छा बताओ वॉल्यूम कितना होगा इसका? तो देखो dt टाइम एंटर किया तो क्या v1 इनटू dt लेंथ हो गया। तो ये जितना मास एंटर करेगा, मान लीजिए dm1 मास एंटर करा और ये dm2 मास यहां से बाहर आएगा। बोलो क्लियर? मास होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना होगा? एरिया इनटू लेंथ। एरिया हो गया A1, लेंथ हो गया v1 dt इनटू डेंसिटी, और dm2 उतना ही dt टाइम में इतना पोर्शन बाहर आएगा। तो A2 v2 इनटू dt क्या वॉल्यूम होगा? इनटू डेंसिटी। रो और रो कट गया, dt से dt कट गया। और इधर से पानी डालोगे तो पेट्रोल तो नहीं निकलेगा ना, डेंसिटी तो सेम रहेगा ना, और dt टाइम में जितना एंटर करेगा उतना ही बाहर आएगा। तो सिंपली A1 v1 बराबर क्या हो गया? A2 v2। तो बताओ बेटा ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? तो यहाँ लिख देता हूं, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास, या बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास या वॉल्यूम, और वॉल्यूम। देखो आप तो ये था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या जल्दी लिखें? चलो आराम से आराम से। अरे क्या काम है, क्या परेशानी है। अभी नहीं बिल्कुल नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। बेटा थोड़ा हाथ जल्दी जल्दी चलाओ प्लीज। प्लीज प्लीज।
मिटा दें। सबसे पहली बात तो बेटा दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसमें कुछ जरूरी बातें आप समझ लीजिए। देखिए ध्यान से सुनिए। यहाँ पर सबसे पहली बात तो बेटा जैसे मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन ऐसे सिंपल पूछूं, अगर मान लीजिए यहाँ पर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, यहाँ पर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a/2 है, यहाँ पे वेलोसिटी v है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो कैसे करेंगे? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से बड़े आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। a1 v1 a into v और यहाँ a/2 into v डैश, बोलो सही लिख रहा हूँ? तो v डैश की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 2v। इस तरह से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने सॉल्व करा। ध्यान से सुनिए, इधर ध्यान से। अगर मान लीजिए बेटा इस तरह से हो कहानी कि ये ऐसे और ये ऐसे, यहां से देखिए दो ऐसे, एक ट्यूब था अब दो रास्ते बन गए और ट्यूब फ्लो रहा है, ऐसे लिक्विड फ्लो रहा है इसमें। अगर आपसे कहेगा इस वाले पोर्शन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, इसका A2 और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A3। A1 मतलब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ वेलोसिटी मान लीजिए v1 है, यहाँ वेलोसिटी मान लीजिए v2 है और यहाँ वेलोसिटी मान लीजिए v3 है। अगर मुझसे कहेगा चलिए इनमें रिलेशन बताइए, अच्छा बेटा एक सेकंड में जितना वॉल्यूम पानी आएगा वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। A1 V1 का क्या हुआ, एक सेकंड में जो पानी फ्लो हो रहा है, लिक्विड फ्लो हो रहा है, एक सेकंड में जो वॉल्यूम फ्लो रहा है वो आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 प्लस, बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे एक सेकंड में 10 लीटर पानी आया तो 8 लीटर इधर गया, 2 लीटर इधर गया, यही कहने का मतलब है। लिख लीजिए जल्दी जल्दी लिखिए। मिटा दें। देखिए अब यहां पर बेटा ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अब यहां पर बेटा हम लोग अब बर्नौली थ्योरम पे जा रहे हैं। बर्नौली थ्योरम जो है वही है और उसके बाद एप्लीकेशन और कंप्लीट, मतलब कल के लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी बर्नौली थ्योरम समझा रहा हूं, कल के लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। एक दिन क्वेश्चन फिर इलास्टिसिटी पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ाऊंगा? इलास्टिसिटी। देखिए ध्यान से, उसके बाद सरफेस टेंशन पढ़ा दूंगा, डोंट वरी रहना, ईमानदारी से सुनना। एनर्जी एसोसिएटेड विद फ्लोइंग फ्लूइड। देखिए एनर्जी एसोसिएटेड विद फ्लोइंग फ्लूइड। देखिए बेटा जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो एनर्जी जो है एसोसिएट, सबसे पहले इसमें हम लोग को काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ना है। देखिए इसमें क्या होता है, बिल्कुल आराम से सुनिएगा बेटा। जब यहां पर ये फ्लो हो रहा है, ये देखिए आइडियल फ्लूइड, कौन सा फ्लो मिलेगा बेटा? स्टेडी फ्लो, है ना। फ्लो का टाइप पूछा जाएगा तो स्टेडी। अब यहाँ पे कोई पोर्शन आपने कंसीडर करा, लेट अस सपोज दिस इज अ पोर्शन, ठीक है ना बेटा। हम जानते हैं हर जगह स्पीड अलग अलग होगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के आधार पे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जहां बड़ा वहां स्पीड कम, जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम वहां स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो यहाँ पर बेटा ये जो है मान लीजिए यहाँ v स्पीड है,
और इसका मास dm है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट को dk से लिख रहे होता है हाफ mv², हाफ dm इंटू v²। बोलो क्लियर? तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हाफ mv² में v वेरिएबल है, मास तो आपने स्मॉल एलिमेंट माना, तो यहाँ पर क्या होता है, अक्सर हम लोग को जो जरूरत पड़ता है वो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की अक्सर जरूरत होती है, मतलब इसी की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या मतलब होगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम? क्या होता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जो इसका वॉल्यूम उसी से डिवाइड कर दीजिए, यूनिट वॉल्यूम में काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी है हाफ dm इंटू स्पीड का स्क्वायर अपॉन dv, और मास अपॉन उसी का मास उसी के वॉल्यूम से डिवाइड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा डेंसिटी, और डेंसिटी तो यूनिफॉर्म है, आइडियल फ्लूइड है, इसीलिए तो हम लोग को अक्सर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है, जो कि हम लोग हाफ रो वी स्क्वायर लिखेंगे। रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड या फ्लूइड जो भी है। फिर यहाँ पर बेटा हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट की जरूरत होती है, अक्सर ये बात हो जाती है, बहुत ज्यादा तो ये बात होगी, पर यूनिट वेट की अगर जरूरत होती है तो क्या बात हो सकता है, क्या इसका मतलब हो सकता है, गेस करिए। यानी काइनेटिक एनर्जी जिस पोर्शन पे निकाला उसी के वेट से डिवाइड कर दीजिए, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। अच्छा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ mv², और वेट का मतलब क्या होगा dmg होगा ना, बोलो कितना आएगा v² अपॉन, इसे हम बेटा वेलोसिटी हेड कहते हैं, क्या बोलते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट को ही वेलोसिटी हेड कहते हैं, वेलोसिटी हेड, ये हमें याद रखना पड़ेगा, कभी पूछ देगा फाइंड द वेलोसिटी हेड, तो वेलोसिटी हेड का मतलब v²/2g, दैट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट को बोलते हैं। देखिए आराम से, मिटा दें, नहीं मिटाना है। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो कि होता है हाफ रो वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, फॉर्मूला क्या होता है v²/, ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं वेलोसिटी हेड, ये आपको याद रखना पड़ेगा, वेलोसिटी हेड v²/2g। मिटा रहे बेटा, दूसरा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, आराम से देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अब वो मत करना ग्रेविटेशन वाला -gm1m2 अपना आंसर, वो वाला नहीं करना, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, मिटा दो इधर, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहां पर बेटा जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ये रेफरेंस लेवल है जहां से हाइट मेजर कर रहे हैं, इसके सेंटर ऑफ मास की हाइट h है, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा इसका mgh
h इज द हाइट फ्रॉम द रेफरेंस लेवल। यहां पर बेटा ऑब्वियस सी बात है, इसका यूज ज्यादा नहीं होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का यूज होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पोटेंशियल एनर्जी और अपॉन वॉल्यूम से डिवाइड करना है। तो dmgh में dv का डिवाइड करेंगे और मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज रो जी एच। इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यहां पर बेटा ये तो हुआ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मुझसे कहता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट, ठीक है, अगर ये पूछा जाता है क्या जवाब देंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट। अच्छा बताइए क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी तो dmgh होता है, इसमें किससे डिवाइड देंगे, वेट यानी dmg से डिवाइड देंगे, तो dmg से dmg कट के क्या बचेगा, h, इसे बोलेंगे ग्रेविटेशनल हेड। क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल हेड, याद रखना पड़ेगा। अगर बोलता है फाइंड ग्रेविटेशनल हेड, इसका मतलब एक सॉल्व करना है आपको। ये छोटे से टर्म है लेकिन बहुत जल्दी से स्किप कर जाते हैं, आसान है ना, लेकिन स्किप कर जाएगा, दिमाग में रहेगा ही नहीं। वेलोसिटी हेड का फॉर्मूला v²/2g, रोटेशन हेड का फॉर्मूला h, जो रेफरेंस लेवल से हाइट है वो। मिटा दे बेटा, मिटाना है। मिटा दिया जाए। चलिए ध्यान से देखिएगा बच्चों, देखिए ध्यान से, थर्ड है प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी ये टर्म हमारे लिए नया है, प्रेशर एनर्जी हमने नहीं सुना, ये टर्म हमारे लिए नया है। प्रेशर एनर्जी बिल्कुल नहीं जानते हम लोग। अच्छा एक बात बताइए बेटा, बहुत सिंपल से एक आध दो एग्जांपल से पहले बात करते हैं तो थोड़ा सा आपको ये टर्म समझ में आएगा। जैसे देखिए, पहली बात तो जानते बेटा, वर्क का मतलब होता है कि जब भी किसी फोर्स से वर्क होता है तो वर्क होने से एनर्जी का एक फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है दूसरे फॉर्म में। व्हाट इज वर्क? तो वर्क इज अ फेनोमेनन जिसकी वजह से एनर्जी का वन फॉर्म कन्वर्ट्स इनटू अनदर फॉर्म। आप जैसे ये ब्लॉक है, सरफेस पे रखा है, आप उठाकर इसको टेबल पे रखते हैं तो आपने वर्क करा। जो आपने वर्क करा तो आपकी मस्कुलर एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इसको हम बोलते हैं वर्क। ये तो हम जानते हैं। एक तो ये बात रही कि वर्क की याद दिलाई मैंने, ठीक, तो जाके बोलूंगा तो देखना बेटा ये चीजें कनेक्ट कर पाओगे। अच्छा अब एक बात बताओ, जब हम मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या जूस पीते हैं तो हम स्ट्रॉ लगाते हैं और स्ट्रॉ से पीते हैं। तो स्ट्रॉ जब हम लगाते हैं तो क्या स्ट्रॉ में अपने आप लिक्विड राइस करके हमारे मुंह में भरने लगता है या हमें घूटना पड़ता है? उसके बाद हम क्या करते हैं, यानी हम लंग्स में प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, है ना, लंग्स में प्रेशर को डिक्रीज करते हैं और प्रेशर के डिफरेंस की वजह से लिक्विड ऊपर चढ़ पाता है।
वेरी सिंपल। जैसे देखिए, जैसे आप यहाँ पर ये जैसे अभी ऐसे आपने स्ट्रॉ डाल दिया, स्ट्रॉ जैसे आप डालते हैं तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें अभी हवा आपने अभी खींचा नहीं आपने तो हवा भरा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ भी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ भी। लेकिन जब आप अपने मुंह से यहाँ पर बेटा मुंह लगा करके आप इसको खींचते हैं, आराम से खींचते हैं, सब करते हैं हवा को, हवा खींचते ही करते हैं ना, आराम से आराम से आराम से प्लीज, अरे प्लीज। जब आप खींचते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एयर बाहर निकल जाता है, तो प्रेशर क्या होता है, डाउन। प्रेशर क्या होता है, डाउन। और प्रेशर जब यहाँ कम होता है तो सोचिए यहाँ प्रेशर कितना, 1 atm, और यहाँ प्रेशर कितना हो गया, 1 atm से कम। तो 1 atm से कम अगर जाते हैं, प्रेशर शुड बी सेम लेवल में प्रेशर सेम होना चाहिए। यही इसी वजह से प्रेशर डिफरेंस की वजह से लिक्विड ऊपर चढ़ता है, और हाइट इतनी गेन करेगा ताकि ये 1 atm है तो यहाँ 1 atm मेंटेन रहे, ताकि लिक्विड की हाइट ऊपर कुछ मिलेगी, और यही हाइट जो है वो मुंह तक पहुंच जाती है और लिक्विड आपके मुंह में चला जाता है। यही तो होता है, इसी वजह से लिक्विड ऊपर चढ़ता है। बात समझ में आई? यानी स्ट्रॉ में भरे हुए हवा को आप खींच लेते हैं। तो सोचिए, बहुत आराम से सोचिए बेटा, ये जो है लिक्विड ऊपर चढ़ रहा है, अगर हम थोड़ी देर के लिए काइनेटिक एनर्जी इग्नोर कर दें तो पोटेंशियल जी तो गेन हुआ ना, और ये पोटेंशियल जी जो गेन हुआ वर्क होगा। वर्क में प्रेशर ने फोर्स लगाया, धकेला, अब फोर्स लगाया और उसकी वजह से ये ऊपर चढ़ने लगा। जैसे मैं इस चौक पे फोर्स ऊपर लगा रहा हूं, चौक ऊपर जा रहा है तो मैं वर्क कर रहा हूं, मैं वर्क कर रहा हूं, तो वर्क मेरे द्वारा हुआ और मेरे में मस्कुलर एनर्जी वही कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी में। उसी तरह से बेटा प्रेशर से फोर्स लगा, फोर्स से वर्क हुआ, तो हम बोलेंगे प्रेशर से फोर्स लगा, फोर्स से वर्क हुआ, और पोटेंशियल एनर्जी आई। पोटेंशियल एनर्जी आई कहां से, एनर्जी तो कंजर्व होता है, तो बोलते हैं जो वर्क करते हैं उसमें एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। देयर शुड बी द एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी पहले से, और वो प्रेशर एनर्जी है। जैसे स्प्रिंग को कंप्रेस करके आप छोड़ते हैं तो ब्लॉक को धकेलता बाहर, स्प्रिंग फोर्स धकेलता है। जब आप इस स्प्रिंग को कंप्रेस करती है, नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग ये ब्लॉक, और जब आप इसे कंप्रेस करते हैं ये ब्लॉक यहाँ पर आप छोड़ते हैं, कौन धकेलता है इसे, स्प्रिंग फोर्स, और इसमें काइनेटिक एनर्जी आती है। तो आप बोलेंगे ना काइनेटिक एनर्जी आई कहां से, तो आप बोलेंगे वर्क की वजह से। तो बोलेंगे वर्क तो वो चीज है जिसमें एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, इसका मतलब कोई ना कोई पहले यहाँ पर एनर्जी रही होगी, तो बोलते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। सोचो स्प्रिंग का फोर्स लग रहा है तो बोलेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है, और तब वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। प्रेशर से वर्क हो रहा है तो बोलेंगे प्रेशर एनर्जी है, और तब वो प्रेशर एनर्जी डिक्रीज हुई और वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल जो है। नहीं आया समझ में? थोड़ा सा फील हो रहा है कि वर्क है तो एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में गया, तो कोई ना कोई एनर्जी रही होगी जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल की बढ़ाई, तो हम उसे बोलते हैं प्रेशर एनर्जी। क्या बोलते हैं उसे? अच्छा अब एक बात समझो, हैंड पंप हम लोग देखते हैं ना, हैंडल ऐसे करके करते हैं और पानी आराम से, आप लोग तो खैर सोफिस्टिकेटेड चाइल्ड हैं, आप लोगों ने हमेशा ऐसे नल ऐसे करके ऐसे करा ना, ऐसे करा बहुत सारे बच्चे। अच्छा कौन हैंड पंप जो है यूज नहीं कराया आज तक, कौन हैंड पंप जो है इस यूज नहीं कराया? जैसे घर में हैंड पंप लगा, इसलिए बोलता हूँ मैं कि सोफिस्टिकेटेड चाइल्ड। देखिए ए चाचा छोड़, अरे भाई छोड़ दे। हैंड पंप का इस्तेमाल आज भी छोटे शहरों में, गांव में किया जा रहा है, और इधर उधर शहरों में जो है नगर निगम जो है वो ऐसा हैंड पंप लगाती है गर्मी के टाइम में, है ना, ताकि प्यासे लोग पानी पी सके, है ना। अच्छा देखिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, खेचू, खेचू बोलते हैं। बहुत बढ़िया, हाँ भाई, अच्छा खैर बहुत बढ़िया। तो हैंड पंप, खेचू, खेचू से आता है। अब आपने देखा है कभी खेचू देखा है, हैंड पंप देखा है? हाँ, तो हैंड पंप में क्या होता है, ये ऐसे ऐसे एक रॉड होता है और ये कम वक्त ऐसे करके ऐसे जुड़ा होता है, यहाँ से जुड़ा होता नहीं होता है, और ऐसे हैंडल होता है और ऐसे से करके इधर से पानी निकलता है। एक मिनट प्लीज। अच्छा ये सुनो, ऐसा ही हमने देखा, ऐसी टाइप का होता है ऐसे। अच्छा एक मिनट आराम से, अरे आराम से।
अच्छा इसमें एक बात समझो, ये तो बहुत लोगों के लिए अजूबा होगा, किसने नहीं देखा है इसे? किसने देखा? रेज योर हैंड प्लीज। हाँ बहुत बढ़िया, वो हाथ। और कोई है? बहुत बढ़िया, इसने भी नहीं देखा है। और है? चलो चलो बेटा आराम से। मनोज कुमार सिंह देखा तुमने? क्या बात है यार, हमने कितने भैंस लगाए इस पे, है कि नहीं? अच्छा बेटा आराम से, तुमने नहीं देखा? इसकी बात कर रही हो, स्टॉक की बात कर रही हो? एक मिनट बेटा जरा सुनिएगा, डाउट है। हाँ मैं क्या बोला कि मान लो एक बार को काइनेटिक एनर्जी इग्नोर करो, और काइनेटिक एनर्जी भी आ रहा है तो कहां से आ रहा है? हाइट भी बढ़ रही है, स्पीड भी बढ़ रही है, दोनों बढ़ रही है। कौन है वो एनर्जी जो दे रहा है और काइनेटिक पोटेंशियल दोनों बढ़ा रहा है? प्रेशर एनर्जी। मैं कह रहा था कि अगर मान लो थोड़ी देर के लिए काइनेटिक एनर्जी इग्नोर कर दो, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो आप ये बोलोगे ना कि सर पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्रीज हो रही है, कहां से आई ये एनर्जी? प्रेशर एनर्जी डिक्रीज हो रहा और वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा, ये कहने का मतलब था। अच्छा सुनिए, ध्यान से सुनिए बेटा, इसमें इस हैंड पंप में दरअसल क्या होता है, जब आप इस पंप में ये जो हैंडल है इसको ऊपर नीचे करते हैं तो पानी आराम से आने लगता है। तो ये जो पानी होता है वो पाइप में क्या होता है, एयर भरा होता है पहले तो जब आप हैंडल ऊपर नीचे करते हैं तो उसमें जो होता है वो एक सिस्टम लगाते हैं जो वैक्यूम क्रिएट करेगा, पाइप में से एयर को खींच के बाहर करेगा, और जिस वजह से जैसे कि आप स्ट्रोकर का पूरा फंक्शन है, लाइक वैसे ही यहां पर भी फंक्शन होता है बेटा। इसमें जो पाइप होती है उसमें वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, प्रेशर कम होने की वजह से, ऊपर प्रेशर कम होने से पानी ऊपर की तरफ आ जाता है और वही पानी फिर हमें मिलता है। तो ग्राउंड वाटर को खींचने का ये बड़ा अच्छा तरीका था हैंड पंप, है ना, जो आप समर यूज करते हो वो यही करता है। वहां हैंड पंप से हमें मैकेनिकल वर्क करना पड़ता था, वो काम इलेक्ट्रिकल वर्क से हो जा रहा है। लेकिन कहीं भी ग्राउंड वाटर खींचना है पाइप के थ्रू तो वैक्यूम तो क्रिएट करना ही पड़ेगा, चाहे ऐसे या मोटर लगा करके। बात मेरी समझ में आ रही है? तो यहाँ पर बेटा प्रेशर एनर्जी का एक फील मैंने आपको कराया। अब सुनिए ध्यान से, प्रेशर एनर्जी में कहानी क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा बेटा। प्रेशर एनर्जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं जो कह रहा हूं मुंडी पर करिए। प्रेशर एनर्जी बेटा इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो बहुत सिंपल सी बात है, देखिए मैं कैसे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए बेटा ये बीकर है, इसमें पानी भरा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत बड़ा है, ये लार्ज टैंक है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत बड़ा है, और बेटा बिल्कुल यहाँ पर ये बॉटम पर पतली सी पाइप है, ये पाइप पतली है बेटा, ये पतली सी पाइप है, और मैंने इसमें जो है पिस्टन लगा दिया, मैंने ये पिस्टन लगा दिया, ठीक है, मैंने क्या लगा दिया बेटा? पिस्टन। अब इतना छोटा बनाएंगे तो जो दूर बैठे उनको तो दिखाई भी नहीं देगा। ये जो है पिस्टन ऐसे बना दिया। अब बेटा अभी पिस्टन को मैंने लॉक कर दिया, लॉक लगा दिया ताकि वाटर का प्रेशर इसको पिस्टन को बाहर धकेलेगा, लेकिन ये लॉक लगा है तो जा नहीं पा रहा है। अब मैंने क्या करा, लॉक खोला और यहाँ पे फोर्स ऐसे करके प्रेस करके मैंने इसे रोक के रखा हुआ है। अगर मैंने अपना हाथ हटाया तो पिस्टन धकेल के बाहर और सारा पानी निकलने लगेगा। अब यहाँ पर बेटा वाटर के प्रेशर का फोर्स इधर लगेगा। अगर मैंने बोला प्रेशर P है तो P इंटू ए इज द फोर्स, पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है तो प्रेशर इंटू एरिया इज द फोर्स होता है। और बेटा मैंने इसको हल्का सा ऐसे धकेला dx डिस्टेंस, अपने फोर्स से बहुत हल्का हल्का धकेला ताकि कोई काइनेटिक एनर्जी ना आए, बहुत स्मॉल डिस्टेंस से हल्का सा पुश किया। तो क्या मैंने वर्क किया? यस मैंने वर्क किया, क्योंकि मैं फोर्स लगा के धकेल रहा हूं। मैंने जो वर्क किया वो कितना किया? तो dw बराबर f इंटू dx, क्योंकि मैं बहुत आराम से धकेला, बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इज अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, उससे पानी का लेवल ही ऊंचा जाएगा क्योंकि लार्ज टैंक है, एरिया बड़ा है। हल्का सा डिस्प्लेस किया, dx का मतलब वेरी वेरी स्मॉल, हल्का सा डिस्प्लेस किया और धीरे धीरे किया है तो फोर्स और ये P इंटू ए इक्वल होंगे। तो यहाँ पर बेटा फोर्स की वैल्यू जैसे बहुत हल्का सा 10 और ये भी 10 और हल्का सा काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल नहीं है उसमें,
तो ये आएगा पी ए इंटू डी एक्स, ठीक है बेटा। और ए इंटू डी एक्स इज द चेंज इन वॉल्यूम, ए इंटू डी एक्स इज द चेंज इन वॉल्यूम। देखिए ना, क्या इस सिलिंड्रिकल पोर्शन का वॉल्यूम नहीं लिखोगे, इसका वॉल्यूम कितना लिखोगे, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। ऐसा लगेगा आपने धकेला तो पानी का इतना वॉल्यूम आपने कम कर दिया, पानी का इतना वॉल्यूम आपने कम कर दिया। तो A इंटू डी एक्स इज द चेंज इन वॉल्यूम। और जो वर्क करते हैं वही प्रेशर एनर्जी कहलाता है, चेंज इन प्रेशर एनर्जी कहलाता है P इंटू डीवी। जैसे ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है ना, याद है। स्प्रिंग के अगेंस्ट वर्क करते थे, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। प्रेशर के अगेंस्ट वर्क करा, प्रेशर एनर्जी। और ये वर्क करा तो चेंज इन प्रेशर एनर्जी। आ रही बात समझ में। हम बोलेंगे कि अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, अगर कोई वॉल्यूम नहीं है तो प्रेशर एनर्जी 0 होगा, और अगर वॉल्यूम V है तो प्रेशर एनर्जी UP होगा। यानी अब आपको प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला सीधा सीधा याद रखना, P इंटू V। अब आपको सबसे पहली बात तो मैंने प्रेशर एनर्जी का एक फील कराया कि प्रेशर एनर्जी आपके कॉमन लाइफ में कई जगह इस्तेमाल हो रहा है। हम प्रेशर से फोर्स देखते हैं और फोर्स से वर्क देखते हैं। स्ट्रोक को सब करते हैं, हवा को खींचते हैं और जिससे कि लिक्विड ऊपर आता है, मुंह तक आ पाता है। हैंड पंप कितना बढ़िया एग्जांपल है जिसमें कि हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं और पानी ऊपर आ पाता है। इन सभी प्रोसेस में प्रेशर एनर्जी का बहुत रोल है। और कभी कभी हम नलों में देखते हैं पानी का स्पीड कम होता है तो बोलते हैं यार प्रेशर कम है, हम बोलते हैं ना प्रेशर कम है। कभी आपने सुना होगा प्रेशर कम है। या वाटर कैनन जहां पर हमें पानी बहुत तेज करना होता है वहां पे हम प्रेशर बढ़ाते हैं। तो ये प्रेशर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट था। और देखिए इसका फार्मूला आज के बाद पूछा जाए प्रेशर एनर्जी तो आपको लिखना है P इंटू V, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। लिखिए बेटा आराम से। आ रही है भैया की शादी है ओ भाई। मिटा दे। देखिए इसमें बेटा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कहेगा। भैया बात नहीं करो, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान दीजिए बेटा आराम से। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा। मान लीजिए टीवी वॉल्यूम की प्रेशर एनर्जी आप देख रहे हैं, छोटा वॉल्यूम है की प्रेशर एनर्जी P इंटू डीवी में डीवी का डिवाइड करोगे क्या सीधा सीधा प्रेशर भी इक्वल आएगा। यस सर, प्रेशर भी इक्वल आएगा, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाएगा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, बोलो क्या लिखोगे जल्दी बताओ। प्रेशर के इक्वल होगा, प्रेशर के इक्वल होगा, बहुत सिंपल। अगर मान लो बोलेगा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, प्रेशर भैया शांत, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, बोलिए क्या करेंगे। DUP इज नॉट द चेंज, इट इज द स्मॉल पोर्शन की प्रेशर एनर्जी, ठीक है बेटा, कंफ्यूज मत होना। PdV अपॉन dm इंटू जी, वेट का मतलब होता है मास, जिस स्मॉल पोर्शन की बात करें dm इंटू जी। अच्छा देखिए मास होता है वॉल्यूम इंटू, बहुत बढ़िया, PdV अपॉन dV इंटू रो इंटू जी, dV से dV कैंसिल,
तो बताइए प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट कितना आता है बेटा? फॉर्मूला P अपॉन, जिसे हम बोलते हैं प्रेशर हेड। क्या बोलते हैं इसको? बहुत बढ़िया, सब छोटे छोटे फॉर्मूले याद रखना होगा। ये दिख रहा है? शांति शांति शांति, छोड़ दो। बाहर होने वाले घटनाक्रमों पर ध्यान न दें। आप तो बहुत चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है? इसके लेक्चर में आपको सब ध्यान आ जाता है। शांत प्यारे बच्चों, भैया मिटा दिया जाए। आइए बर्नौली थ्योरम की बात करें। आइए बर्नौली थ्योरम की बात करें। मिटाता हूं। देखिए बेटा, देखिए बर्नौली थ्योरम, देखिए प्लीज 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 प्लीज, बर्नौली थ्योरम सुन लीजिए बेटा। क्वेश्चन आता है, बराबर मिलता रहता है। सुन लीजिए बर्नौली थ्योरम क्या है। देखिए बर्नौली थ्योरम सबसे पहली बात तो बेटा आइडियल फ्लूइड के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? और कौन सा फ्लो? ये बार बार मैं बोलता रहा हूं कि बर्नौली थ्योरम वैलिड फॉर आइडियल फ्लूइड इन स्टेडी फ्लो। अब बेटा सुनिएगा ध्यान से, इसमें कहानी बड़ा सिंपल है। ध्यान से मेरी बात सुनिए। बचपन से डायग्राम देख रहे होगे आप 11 से, जो भी टीचर आता है यही डायग्राम बना के चला जाता है। क्यों भाई? स्ट्रीमलाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। मैं कहना चाहता हूं, ये ध्यान से सुनिएगा। देखिए बेटा वेरी सिंपल, ये हाइट मान लीजिए h2, ये हाइट सेंटर ऑफ ये सेंटर, ये हाइट h1। मुंडी ऊपर कर लीजिए, कुछ नहीं है इसमें। वेलोसिटी यहां पर है v2, यहां पे वेलोसिटी है v1। प्रेशर यहाँ पे P1, यहाँ पे प्रेशर P2। देखिए पहले मेरी बात सुनिए फिर बनाइएगा, बड़े मजे से आप ही के लिए है। बर्नौली थ्योरम ये कहता है कि अगर कभी भी आइडियल फ्लूइड स्टैटिक फ्लो में है तो इन्होंने ये कहा है कि द टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द फ्लूइड, जो कि हम जानते हैं 3 तरह की एनर्जी एसोसिएट होती है फ्लोइंग फ्लूइड के साथ, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। तो यानी टोटल एनर्जी का मतलब हुआ तीनों का सम। तो कहा यह जाता है कि जब आइडियल फ्लूइड स्टैटिक फ्लो में होता है तो इसकी टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, यानी कि ये जो बर्नौलीज थ्योरम है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ मास। और बर्नौलीज थ्योरम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना? तो क्या बोलते हैं कि जब भी आइडियल फ्लूइड स्टैटिक फ्लो में है तो इसकी टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। When ideal flow in static flow, when ideal fluid in static flow, ideal fluid is in static flow, then its total energy will remain conserved. Then its total energy will remain conserved, बड़े आराम से लिखो।
घटाया जाए देखिए यहां पर बेटा टोटल एनर्जी कंजर्व होगा, आराम से मिटा ले, कहाँ रह गए? सृष्टि लिख रही है, जल्दी लिखो सृष्टि, आज तुम्हें लिखना होगा बेटा। देखिए ध्यान से सुनिए, कितनी एनर्जी होती है बेटा फ्लोइंग फ्लूइड के साथ? 3। कौन कौन सी? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और तो कहने का मतलब है, देखो देखो बेटा ध्यान से, प्रेशर एनर्जी फिर बोलो प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्या होगा? ये कांस्टेंट होगा। अच्छी बात बताओ, प्रेशर एनर्जी को कहीं पी डॉट ई लिख दिया तो रायता फैल जाएगा, तुमको लगेगा पी डॉट ई तो पोटेंशियल एनर्जी हुआ करता है कि नहीं? इसलिए हम लोग एक काम करते हैं, यू के फुट में चरणों में पी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू के फुट में जी, प्लस काइनेटिक एनर्जी बराबर कांस्टेंट। बोलो नहीं आया? ठीक है ना? सिंपल आइडिया नहीं है? अच्छा देखो ना, देखो जरा मुंडी पर करके, हम अगर ध्यान दे बेटा, मेरी बात सुनो, अगर मैं बोलूं कि बर्नौली थ्योरम बोलो तो आप बोलना है प्रेशर एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस एनर्जी कांस्टेंट, यूपी प्रेशर एनर्जी, यूजी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, करंट एनर्जी का सम इज कांस्टेंट। या फिर आप यूनिट वॉल्यूम में बात कर सकते हो, बताओ प्रेशर एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? पी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अरे ये क्या था भाई? तो भाई तो फिर तुम्हारे पीछे क्या हुआ भाई तुम लोग को? मनोज कुमार सिंह सब ठीक ठाक? बेटा संभालो। और तुम्हारे पीछे जो तीनों वाले भैया देख लो यार, नहीं पढ़ना तो जाओ अपना। तुम्हारे पीछे मनोज कुमार सिंह के पीछे नहीं, टॉफी के पीछे वाले बेंच पर बच्चे बैठे। भैया जरा शांत हो जाओ, नहीं पढ़ना है तो बाहर देखिए। अच्छा कल जो आया था वो यार 39, इतना भी तुम लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन नहीं हुआ? जरा सा मोटिवेशन नहीं हुआ? तुम लोग कितने ढीठ हो चुके हो, तो ढीठ है। अच्छा बचपन से तो डांट सुनते आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक साल और फर्क नहीं पड़ेगा, क्या दिक्कत है, सब चलता रहता है। ऐसे कितने रिजल्ट हमने खराब किए, एक और सही और एक बार और सही। देखो ध्यान से बेलो, देखिए ध्यान से, प्रेशर एनर्जी यूपी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यूजी, करंट एनर्जी कांस्टेंट। अब मैंने बोला यूनिट वॉल्यूम में बात कर सकते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड करंट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। अच्छा बताइए प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को पी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को ρgh और करंट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को आप लोग भी इसका है। आप ये भी बोल सकते हैं कि ये कांस्टेंट होगा। एक मिनट बेटा, एक मिनट, आप ये भी बोल सकते हैं, देखिए ध्यान से सुनिए। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, लिखने को तो उस्ताद है, लिखने में तो बिल्कुल बोलता, पढ़ना लिखना सब बेकार है, लिखना ही लिखना मेन है, ठीक है, मेन लिखो। अच्छा देखिए, आप यूनिट वेट में बोल सकते हैं, ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट प्लस करंट एनर्जी पर यूनिट वेट विल बी कांस्टेंट। चलिए बताइए प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट को क्या बोलते हैं? प्रेशर हेड। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल हेड। करंट एनर्जी पर यूनिट वेट को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी हेड। अच्छा बताइए प्रेशर हेड का फार्मूला P अपॉन ρg, P अपॉन बताइए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट h और करंट एनर्जी पर यूनिट वेट v²/2g। केवी को याद नहीं है? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट का फार्मूला बोल, इधर देख के बिल्कुल आई कांटेक्ट तोड़ियो मत, बोल। हाँ तो अभी तो बोले तो वो क्या होता था, जैसे नहीं होता था भीड़ में बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, 2-4 लोग वो ऐसे ऐसे चला रहे हैं। ठीक है सब हो गया, ठीक है बेटा बढ़िया है।
आप ऐसे बोल सकते हैं प्रेशर हेड, बोलो बेटा प्रेशर हेड प्लस ग्रेविटेशनल हेड प्लस वेलोसिटी हेड विल बी, अगर ऐसा करके आ जाएगा तो घबराना नहीं है। अच्छा ये इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला ये बॉक्स में जो सेकंड वाला लगा है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज करेंगे। मतलब आप ऐसे यूज करेंगे P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये बार बार इस तरह से यूज करेंगे, ठीक है बेटा। ये देखिए ये बर्नौली थ्योरम है, ये बर्नौली थ्योरम है। अभी पढ़ाओ मत, डोंट वरी, 15 मिनट लेट आया, 15 मिनट ज्यादा पढ़ाओ। उससे मुझे मतलब नहीं है, मैं तो 15 मिनट ज्यादा पढ़ाऊंगा क्योंकि मैंने लेट पढ़ाना शुरू किया था, है कि नहीं? है? हाँ भाई लिखिएगा बेटा, स्टार मार के लिख लीजिए। दिस थ्योरम इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस थ्योरम इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये जो थ्योरम है बेटा ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है। हमें इसका प्रूफ नहीं पढ़ना है, हमें इसका प्रूफ नहीं पढ़ना है। अगर प्रूफ पढ़ते जाओगे तो रायता फैल जाएगा, ठीक है। एक तो थ्योरम ही नहीं समझ में आया, ऊपर से थ्योरम का प्रूफ, फिर तो रहने दो, ठीक है। लिखिएगा बेटा एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली थ्योरम, एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली थ्योरम। लिख लिया और बाकी बातें करेंगे।